Morning, students. Myself, Dr. Avni Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा. स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड में जहाँ पे काइनेटिक्स का क्वेश्चन है उसको पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास तक हम जो प्रैक्टिकल मेथड्स हैं रासायनिक बलगतिकी या रिएक्शन को पढ़ने के, उसी कोटि को जानने के, क्योंकि हम जानते हैं कि कोटि एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है. तो एक रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते थे कि उसकी कोटि क्या होगी. इसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे. और एक्सपेरिमेंट में हमने किया यह था कि जो कंसंट्रेशन की टर्म होती है उसको हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने जोड़ दिया. जैसे हम ने पहले पढ़ा कंडक्टिविटी, चालकता मापी. चालकता मापी से हमने कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन को एक साथ जोड़ दिया. उससे हमने चालकता मापी यूज लिया और जहां पर जिस रिएक्शन में आयनों में परिवर्तन हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसको हमने उस विधि से स्टडी कर दिया. दूसरी विधि हमने पढ़ी ध्रुवण मापी से, पोलरिमेट्री से. तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो, प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो. तो अगर वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होंगे तो वो जो पोलराइज्ड लाइट है उसको डेप्थ रोटेटरी और लेवोरोटेटरी घुमाएंगे. ठीक है. तो वो जो एंगल है उस एंगल को हमने कोरिलेट किया कि कंसंट्रेशन से, कि कितना रिएक्टेंट बचा है या कितना प्रोडक्ट बन गया है, उसके साथ उसको कोरिलेट किया और फिर हमने फिर कोटि निकाली. अब हम पढ़ेंगे तीसरी जो विधि है वो भी एक प्रकाशिक विधि है, उसको कह सकते हैं, वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड. स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, क्योंकि आपके पूरा यूनिट इसको डिवोटेड है बेसिक पार्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको कि अपन इस चैप्टर के बाद में शुरू करेंगे. स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है बेसिकली? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर सिंपल टर्म में अपन बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको किसी भी सैंपल पे इंसिडेंट करते हैं. वो सैंपल, उसको जो सैंपल है वो चार तरह से बिहेव कर सकता है. ठीक है. या तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ी क्वांटिटी वो बाहर निकाल देगा, ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी वो स्कैटर्ड कर देगा, है ना. तो ये कुछ तरीके हैं जिससे वो रिएक्ट करता है. अपन आज पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड. मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं. ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है. पहले हम देख लें कि कौन सी रिएक्शन है जिनको हम इसके द्वारा पढ़ सकते हैं. तो इनका उपयोग सिर्फ उन्हीं अभिक्रियाओं में कर सकते हैं जहां पर कि जो रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो क्रियाकारक है या जो अभिक्रिया से जो उत्पाद बन रहा है, उन दोनों में जो अवशोषण हो रहा है पदार्थ का वो अलग अलग है, सेम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना. क्योंकि हम क्या करेंगे, उस कंसंट्रेशन को एब्जॉर्प्शन से कोरिलेट करेंगे कि जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन चेंज होता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी चेंज होती है. अवशोषण कम होता है या ज्यादा होता है और डिपेंड करेगा हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की. तो ये कंडीशन है कि जहाँ क्रियाकारक उत्पाद प्रकाश की भिन्न भिन्न मात्रा का अवशोषण करें, पहली चीज. दूसरी चीज ये होता क्या है इसमें कि जो क्रियाकारक है या उत्पाद है उसके भिन्न भिन्न लैम्डा पर जो अवशोषित प्रकाश है उसकी तीव्रता को नापा जाता है. ठीक है. और जैसे मैंने बताया था कि जब माध्यम पर कोई प्रकाश डाला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम पढ़ते हैं, उसका कुछ भाग होता है वो अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग होता है स्कैटर्ड हो जाता है, उससे बाहर निकल जाता है, जैसा कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ेंगे. कुछ भाग है वो अपवर्तित हो जाता है और कुछ भाग उसमें से निकल जाता है, पारगम्य हो जाता है. तो ये लाइट और जो हमारा सैंपल है उसका इंटरेक्शन में ये चार चीजें होती हैं. तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रकाश के अवशोषित भाग से. जो प्रकाश का भाग अवशोषित हो जाता है उसकी सहायता से हम रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करते हैं. तो ये अवशोषण जो हम कराएंगे सैंपल पे किसी भी लाइट का, तो जो सैंपल है उसकी जो कंसंट्रेशन की रेंज है या परास है वो ऐसे होनी चाहिए जहां पर कि बीयर-लैम्बर्ट लॉ लागू होता हो. तो बीयर-लैम्बर्ट लॉ बहुत ही तनु विलयन पे लागू होता है, ये कंडीशन है. और जो एब्जॉर्बेंस अगर हम ए से डिनोट करें तो एब्जॉर्बेंस इक्वल टू होता है एप्सिलॉन सी है.
एप्सिलॉन है मूलक विलोपन गुणांक, सी है सांद्रता मोल की सांद्रता है मोल पर लीटर में। एल अवशोषण माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। तो ये हम जान चुके कंडीशन क्या है। कंडीशन बता दी है मैंने कि क्रियाकारक और उत्पाद दोनों प्रकाश के भिन्न भिन्न मात्रा का अवशोषण करें। अवशोषित भाग से हम यहाँ पर डील कर रहे हैं, ठीक है। अब मेथड, तो मेथड क्या है? मेथड ये है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसको लैम्डा मैक्स का पता लगाएंगे। लैम्डा मैक्स क्या होती है? लैम्डा मैक्स वह तरंग दैर्ध्य है जहां पर कि वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम अवशोषण एवं तरंग दैर्ध्य जो भी आपतित प्रकाश है उसके मध्य एक ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ में जहां प्रकाश का पदार्थ द्वारा अधिकतम अवशोषण हो रहा है वो लैम्डा मैक्स होगा। ये किसी भी पदार्थ का एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अभिलाक्षणिक गुण है। कि ग्राफ मान लो खींचा है, ग्राफ खींच लेते हैं तो ये ग्राफ है एब्सॉर्बेंस इसमें और लैम्डा के बीच में, तरंग दैर्ध्य के बीच में। तो तरंग दैर्ध्य बढ़ाते जा रहे हैं तो एब्सॉर्बेंस बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। एक टाइम आएगा जब एब्सॉर्बेंस मैक्सिमम हो जाएगा और फिर वो घटने लगेगा। ये जो तरंग दैर्ध्य, सपोज ये जो लैम्डा है ये कहलाती है लैम्डा मैक्स। ये लैम्डा मैक्स कहलाती है। किसी भी पदार्थ के लिए ये लाक्षणिक गुण है। तो हमने सबसे पहले तो निकालेंगे लैम्डा मैक्स। ओके, तो हम लोगों ने अब लैम्डा मैक्स निकाल लिया है। इस विधि का दूसरा पद ये रहेगा दूसरा पद ये देखिए, जो ये लैम्डा मैक्स निकालिए, इस जो लैम्डा मैक्स लिया है इस लैम्डा मैक्स पर इस लैम्डा मैक्स पर पदार्थ के विभिन्न सांद्रता के विलयन बनाकर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधि से अवशोषण करते हैं। ये लैम्डा मैक्स हमें पता चल गई। तो इस लैम्डा मैक्स को हम सेट कर देंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में और डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाएंगे, और डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बना के उनका हम अवशोषण ज्ञात करेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए ज्ञात करेंगे अवशोषण। ये हमें काम करना है अभी। ठीक है, तथा तो क्या करेंगे, ए जो एब्सॉर्बेंस है एवं सी जो कि कंसंट्रेशन है। डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन लिए, लैम्डा मैक्स को फिक्स कर दिया और उस पर हमने अवशोषण ज्ञात कर लिया। ए ज्ञात कर लिया डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। अब क्या क्या करेंगे, ए और सी के मध्य ग्राफ खींचेंगे। ए और सी के मध्य ग्राफ खींचेंगे। यदि यह ग्राफ एक सीधी रेखा है
तो ये है, ये लैम्बर्ट नियम का पालन कर रहा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ये पता लगा रहे हैं कि परास क्या है, जिस परास में हमें वो सॉल्यूशन लेना है रिएक्शन का, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। तो वो जो परास है वो बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ का ज्ञात कर रहे हैं हम। उसके लिए हमने पहले लैम्डा मैक्स ज्ञात किया और उस लैम्डा मैक्स पर हमने भिन्न सांद्रता के विलयन बनाए और उनका अवशोषण ज्ञात किया और ए और सी के बीच हमने एक ग्राफ खींचा। तो जो ए और सी के बीच ग्राफ खींचेगा, हम देखते हैं नीचे, तो कहते हैं ए और सी के बीच ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, अगर जहां तक स्ट्रेट लाइन है वहां तक बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ का पालन होता है और उस कंसंट्रेशन को हम यूज करते हैं। अब हमने ये निकाल लिया कि बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ कहां तक लागू हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या होती है। अब हम तीसरा पद देखेंगे इसका। उस तीसरे पद में क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन है सपोज, जैसे रिएक्शन देख रहे हैं इसमें कि मिथाइल सैलिसिलेट है और उससे हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हो रहा है, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। तो अगर इसमें हम देखते हैं जो लैम्डा मैक्स आती है मिथाइल सैलिसिलेट के लिए, वो आती है लगभग, तो इसमें जैसा कि दिखाई दे रहा है कि जो मिथाइल सैलिसिलेट है वो तो उसका लैम्डा मैक्स आ रहा है 332, मतलब कि उसका जो एब्जॉर्बेंस है वो इस लैम्डा पे, इस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा होता है, जबकि सैलिसिलिक एसिड है उसका आ रहा है 305 लैम्डा में। तो इस तरह इसको स्टडी करते हैं। तो जैसा कि हमने पीछे देखा उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक अवशोषण, ठीक है, उसके बाद में वही ऊपर से ले लेते हैं हम। प्रारंभिक अवशोषण हो गया, देन समय टी पर अवशोषण हो गया, देन इनफाइनाइट, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उस समय पे अवशोषण हो गया। इसको हम डिनोट अगर करें, ये सपोज ए 0 से, जिस ऊपर किया था वही तरीका, ये 0 हो गया, देन ये हो गया हमारा 80, हो गया ये। टाइम टी पर एब्जॉर्प्शन क्या है, लैम्डा मैक्स हिसाब से रखना है वो हमने बता दिया। लैम्डा मैक्स रहेगा जो कि अगर सैलिसिलिक एसिड 332 है, इस पे हम स्टडी करेंगे सारा। ये 0, 80, लास्ट वन है इनफाइनाइट। ये तीन हमारे पास एब्जॉर्बेंस आ गई है, A0, A80 एंड A इनफाइनाइट। अब हम वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारा इंटीग्रेशन का इक्वेशन है, दिस वन, K1 is equal to 2.303 T log A upon A minus x, उसी को यहाँ लाएंगे और हमने उसको एब्जॉर्बेंस के अंदर चेंज कर दिया है। ये जो है तो हमने एब्जॉर्बेंस में हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ वैसे ही जैसे पीछे हमने देखा था, x इज इक्वल टू A0 माइनस A A माइनस बराबर A माइनस A अल्फा एंड A इज इक्वल टू A0 माइनस A अल्फा। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करें A अपॉन A माइनस के हिसाब से, तो इस तरह हो जाएगा A माइनस 80 माइनस A इनफाइनाइट, ये यहाँ पुट हो जाएगा।
तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला। अगर हम डिफरेंट एब्जॉर्बेंस डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, जैसे कि पीछे थी डिफरेंट कंडक्टिविटी डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, या फिर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा और आर एंड डिफरेंट टाइम इंटरवल, उसको हमने अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसी रिएक्शन में इक्वेशन में पुट किया था और के की वैल्यू कांस्टेंट आई थी। ऐसे ही यहाँ पर डिफरेंट एब्जॉर्बेंस है डिफरेंट टाइम इंटरवल, टाइम 10 मिनट पे, 20 मिनट पे, 30 मिनट पे, इस तरह डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम एब्जॉर्बेंस लेंगे। एब्जॉर्बेंस A0 क्या बता रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल टाइम प्रारंभिक अवशोषण क्या है। ए इनफिनिट क्या बता रहा है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तब एब्जॉर्बेंस क्या है। एटी क्या बता रहा है, किसी टाइम टी पर। तो एटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, बट जो ए माइनस एक्स ये चेंज होगा डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। इसको पुट करके अगर हम बार बार और अगर एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के निकाल के आते हैं इस टी के साथ में, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह एक स्टडी करते हैं हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से केमिकल काइनेटिक्स का। और अगर हम ग्राफ खींचे एक लॉग एटी माइनस के अल्फा टी के बीच में, तो जो ढाल इंटू 2.30 होता है उससे हम के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है जिसमें ये जरूरी है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है उनका जो अवशोषण है वो अलग अलग हो, लैम्डा मैक्स की वैल्यू उनके लिए अलग अलग हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। अगले जो क्लास है उसमें हम शुरू करेंगे थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स के जो रासायनिक बलगति के सिद्धांत थे उनको हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।